हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट। ठीक है, क्लास 10th है, सीबीएसई बोर्ड, और जो भी आरबीएसई बोर्ड का जो नया सिलेबस आएगा वो इसमें कवर होगा। और जितने भी बोर्ड हैं वो सारे हम इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है वो है आपका, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पर समझने वाली बात है, एक तो HCF क्या है, यूक्लिड विभाजन क्या है और एल्गोरिथम क्या है। तो HCF तो आप छोटी सी क्लास से पढ़ के आ रहे हो, 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं अपन। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात में से पे। ठीक है, आपने लैसे पे और में से पे पढ़ा होगा, तो ये वो में से पे वाला पार्ट है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं एल्गोरिथम की। पहले हम तो एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप दिखाना। हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो चरण 1, चरण 2, स्टेप 1, स्टेप 2 करके हम उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ये कहलाता है आपका एल्गोरिथम। अब बच गया यूक्लिड विभाजन, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं अपनी इस पाठ्य पुस्तक में से, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है कि मैं आपको मैथ को रटाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैथ की एक एक कड़ी, एक एक लाइन आप समझें। समझने से क्या होगा, आप कहीं भी किसी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। और कहीं भी कोई डाउट आपको लगता हो तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है, तो हम चलते हैं और समझते हैं पहले संख्याओं के बारे में। तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहली जो संख्या है वो होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। सेकंड जो होती है काल्पनिक। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक का मतलब हम कल्पना करते हैं। ठीक है, वास्तविक के पहले हम सबसे पहले हम वास्तविक के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो वास्तविक संख्या जो होती है वो कई प्रकार की होती है, जिनमें नंबर 1 है आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं। किसे? n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक चलने वाली ये संख्या है, इनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और जिन्हें हम n नेचुरल के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सेकंड है आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इनको हम W से प्रदर्शित करते हैं और ये संख्या 0 से प्रारंभ होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक की संख्याएं चलती हैं। तो वो संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो नेचुरल और जो 0 से प्रारंभ हो पूर्ण, मतलब पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। हम बात करते हैं नंबर 3 संख्या की, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या थोड़ा सा समझना इसको अच्छे से। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये तो क्लियर हो गया। मतलब वे संख्याएं जो भिन्न होती हैं, ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली को हम हर बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकें उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हमको समझना बहुत जरूरी है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर इसमें 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, P/Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। वह दोनों का HCF क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। ध्यान रखना,
क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी व क्यू पूर्णांक होने चाहिए, HCF क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। अब वे संख्याएं इन जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी इनको संतुष्ट करती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब एक बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न आता है, पर इसको हमेशा आप याद रखना, जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको मुझे ध्यान रखना, ठीक है। बट 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। कुछ और भी एग्जाम्पल लेकर हम समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। 1/3 एक परिमेय संख्या है, 1/3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों का HCF 100% आएगा और नीचे क्यू है वो जीरो नहीं है, और दोनों कैसी हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। 2/4 दोनों पूर्णांक संख्या है, क्यू भी नहीं, जीरो नहीं है, परंतु इन दोनों का HCF 1 नहीं आएगा। यदि इनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे तो 1 नहीं आएगा, इसलिए पूर्ण संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परंतु जो कट करते हैं 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये आपकी परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं चौथे नंबर की संख्या की, अपरिमेय संख्या। भाई जो परिमेय संख्या नहीं है उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जो परिमेय संख्या नहीं है वो उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, ठीक है, जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य, वे सारी क्या हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। अब मन में एक प्रश्न आता है, सर ये अभाज्य संख्या क्या होती है? तो बेटा वे संख्याएं जिसमें 1 का और स्वयं का ही भाग जाए, 1 का और खुद का ही भाग जाए, उन्हें हम अपरिमेय संख्या, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और ये संख्या क्या होती है? रूट में लिखी होती है, लिखी हो सकती हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं रूट में लिखी हो सकती हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। 1.001, 0001, ये क्या है? ये चलता ही रहेगा ऐसे ही, 001, 301, 401, ये चलता ही रहेगा लगातार, इसलिए क्या है? ये अशांत है। क्या है? अशांत। तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 1.3 ये भी क्या? एक अपरिमेय संख्या है। परंतु 1.3333 ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये लगातार चल रहा है, अशांत है, परंतु एक ही आवृत्ति 333 एक ही आवृत्ति बार बार रिपीट हो रही है, तो इसे हम P व Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन काल्पनिक संख्या के बारे में। आई होप आपको ये 4 संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक, पूर्ण, परिमेय और अपरिमेय के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं काल्पनिक संख्याओं के बारे में। काल्पनिक कल्पना से, जैसे अब एक इक्वेशन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि x की पावर 2 + 2 = 0, ठीक है। देखो 2 = 0, यहाँ क्या संख्या हो सकती है? एक कल्पना है, ठीक है। तो क्या होगी? इसको हम सॉल्व करके पता करेंगे। s² = 0 प्लस यहाँ जाके माइनस हो जाएगा x और माइनस का 2। अब यहाँ पर क्या है? रूट है, रूट हटाना है, तो स्क्वायर है, इसको हटाना है, तो सामने वाली संख्या के ऊपर रूट लग जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई? √-2 हो गई। तो x क्या है? एक काल्पनिक संख्या निकल के बाद में इसका हमने मान मालूम किया है। तो ये आपकी संख्याएं होगी। संख्याओं को 2 भागों में बांटा है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं प्राकृतिक, पूर्ण, परिमेय व अपरिमेय, और काल्पनिक संख्याओं जो हम कल्पना के आधार पर उनका समाधान करते हैं, काल्पनिक संख्या कहलाती हैं।
ठीक है। अब इसके बाद हमने यूक्लिड नाम के सूत्र पढ़ा था, उसको हम समझ लेते हैं क्या है वो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसको हम समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने 2 नंबर लिए, ए और बी। मैंने क्या किए, 2 नंबर मैंने लिए, क्योंकि हमें आगे की सारे प्रश्नावली सॉल्व करनी है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 नंबर लिए हैं, ए और बी, ठीक है। अब ए बी से क्या है, बड़ा है। ए यहाँ पर क्या है, बी से बड़ा है, मतलब ए संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, प्लस आर, ये ए है। यहां पर क्यू क्या है, भागफल, आर क्या है यहाँ पर, शेषफल, और ये ए और बी क्या है, 2 संख्याएं हैं, शेषफल। और जो शेषफल है, ध्यान रखना, जो शेषफल है वो 0 या आर बी, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या है, समझो, यहाँ जो आर है, मतलब जो शेषफल है वो हमेशा बी से छोटा रहेगा और वो 0 भी हो सकता है, ठीक है। जो शेषफल है वो हमेशा बी से छोटा रहेगा, छोटा ही रहेगा, या वो 0 भी हो सकता है। तो बी से छोटा, वो 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसे समझेंगे, देखो, एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे 5 और 2 नंबर लिए मैंने, 5 व 2 नंबर लिए। यहाँ पर 5 ए है और 2 क्या है, बी है, और ये इससे बड़ा है। क्लियर, ए क्या है 5 और बी क्या है यहाँ पर 2। अब देखो, 5 में हम भाग दे रहे हैं किसका, 2 का, 2 दूनी 4, एक बार गया। 5 में से 4 गए तो 1, सॉरी 2 बार गया। 5 में से 4 गए तो 1 आए। तो यहाँ पर ये ए क्या है 5, बी क्या है 2, और क्यू क्या है आपका 2, और आर क्या है यहाँ पर 1। ये क्यू है, ये आर है। क्लियर, ये ए है, ये आपका बी है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक है। देखो, A = बी क्यू प्लस आर, 5 बराबर 2 गुना 2, क्यू क्या है आपका 2, यहाँ लिख दिया, आर की जगह 1 लिख दिया। 5 बराबर 2 दूनी 4 प्लस 1, तो 5 बराबर 5, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह हमको सॉल्व करना है, दोनों को हमको बराबर करके यहाँ पर दिखाना है। ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपकी हो गई। अब इसको बहुत समझ में तो आ गया, मुझे पता है आपको समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम जो हमारी प्रश्नावली है, जो एक्सरसाइज है, उस पर चलकर और अच्छे से हम इसको क्लियर करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। इसमें जो बड़ा नंबर होता है उसको आगे लिखते हैं, उसको ए मानते हैं, ठीक है। जो बड़ा है किससे, बी से। क्लियर, यहाँ लिखेंगे हम चरण फर्स्ट, क्योंकि हम यहाँ क्या लिखा हुआ है एल्गोरिथम, मतलब इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे अपन यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और कौन सी प्रमेय, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है आपका यहाँ पर 225, बी क्या है 135,
क्यू व आर हमको यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो क्यू व आर कैसे मिलेंगे आपको, 225 में भाग दे दो आप 135 का, निकल कर आ जाएगा। तो 135 का भाग देंगे वो जाएगा एक बार, माइनस करेंगे 0 9 90 आ गया। ठीक है, तो आपका जो Q है वो कितना आया 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, और आपका R कितना आया 90, इसको अपन यहाँ पर लिख देंगे। तो आपका जो स्टेप फर्स्ट था, चरण फर्स्ट, वो यहाँ पर पूरा हो गया। क्लियर। अब हम करेंगे चरण नंबर 2 की बात। चरण नंबर 2 करेंगे तो क्या लिखेंगे, जो 135 है इसको आगे लिखेंगे, और जो शेषफल आया था आपको वो यहाँ लिखेंगे। मतलब अब आपका A 135 हो गया और B आपका 90 हो गया। अब क्या करेंगे अपन, ये 135, मतलब अब 135 में हम 90 का भाग देंगे। चलो दे लेते हैं। तो 90 एकम 90 एक बार गया, माइनस करेंगे, माइनस करने पर आंसर आएगा 45। अब क्या हुआ, अब आपका Q 1 आया है और आपका जो R है रिमाइंडर शेषफल वो आपका 45 आया है। चरण 2 पूरा हो गया। अब हम करेंगे चरण नंबर 3 पर। तो अब क्या होगा, आपका जो 90 है उसको हम यहाँ लिख देंगे नीचे, और जो शेषफल आया उसका हम इसमें भाग देंगे अब की बार। ठीक है, तो 90 में भाग दो, तो 45 दूनी 90 2 बार गया, माइनस करेंगे 0 0 आएगा। अब आपका शेषफल कितना आ गया, आपका मल्टीप्लाई क्यू क्या आपका 2 और शेषफल कितना आपका 0। जब शेषफल आपका 0 आ जाए तो वहीं आपको अपना काम पूरा रोक देना है। ठीक है, शेषफल आपका 0 आ गया तो हम लिखेंगे यहाँ पर अंतिम शेषफल बराबर 0, भाजक बराबर 45। ठीक है, अतः 135 व 225 का HCF बराबर 45। ये आपका आंसर हो गया पहले प्रश्न का। ठीक है, अब पहले का पहला था, अब पहले का दूसरा प्रश्न है आपका 196 और 38,220। ठीक है, संख्या देख के नहीं घबराना कि 38,220 है अब इसमें कैसे भाग देंगे। आपको भाग देना आता है, आपको टेबल आपको जो पढ़े हैं वो याद हैं, तो भाग देने में कोई भी जरा सी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं, बड़ी संख्या को हम आगे लिखते हैं 38,220। ठीक है, 196 ये ए है और ये आपकी बी हो चुकी है। अब बात करेंगे यूक्लिड, लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चरण फर्स्ट। देखो 38,220 में भाग देंगे 196 का, तो 196 जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करो, माइनस करेंगे तो आपका आएगा 186 और 2 को नीचे लेके आएंगे। अब 196 का भाग इसमें देंगे, 196 का भाग देंगे, ये जाएगा आपका 9 बार, 9 छकी 54। ठीक है, 6 1 1764 आ गया। इसको करेंगे माइनस तो कितना आएगा आपका 980 आएगा। 980, अब 196 का भाग देंगे 980 में तो ये जाएगा आपका 5 बार, 5 6 8 9, 980 पूरा चला गया। नीचे क्या आएगा आपका शेषफल 0, शेषफल आपको 0 ही लाना है। तो ये तो एक ही स्टेप में, एक ही चरण में आपका पूरा हो गया।
तो क्या लिखेंगे 38 220 बराबर 196 गुना भागफल कितना आया 195, शेषफल कितना है आपका 0। अतः शेषफल क्या है 0। भाजक कितना है आपका 196 और अतः 196 और 38 220 का HCF क्या आएगा 195 आएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। कितने प्यारे प्यारे प्रश्न हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर सेकंड, इसी का ही हम थर्ड की बात करेंगे। इसी का हम थर्ड प्रश्न ले लेते हैं। थर्ड है आपका 867 और 255। ठीक है, तो बड़ी संख्या को हमेशा आगे लिखते हैं। ए है 255। ठीक है, अब लिखेंगे वही सेम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चरण फर्स्ट। आठ सौ सड़सठ बराबर 255 गुना, ठीक है, गुना करने से पहले हमको भाग देना पड़ेगा। तो 867 में भाग देंगे हम 255 का। तो 255 का हम भाग देंगे, ये भाग जाएगा आपका 3 बार। 3 को 75 से गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 765, माइनस करेंगे तो आएगा 102। ठीक है, एक शेषफल आ गया। शेषफल इससे छोटा है तो भाग जाएगा नहीं, इसको यहीं छोड़ेंगे, मल्टीप्लाई 3 प्लस शेषफल कितना आएगा आपका 102। चरण 2, 255 को हम आगे लिख देंगे बराबर। अब आपका शेषफल कितना आया 102, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 255 में हम भाग दे के देखेंगे। ये जाएगा आपका 2 बार, गुना करेंगे 2 4 0 2 204 बार गया। इनको माइनस करेंगे आएगा आपका 51। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया भागफल आपका, क्यू कितना आया 2 प्लस शेषफल कितना है आपका 51। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चरण 3 कब तक करना है, जब तक शेषफल आपका 0 ना आ जाए। 102 बराबर कितना है आपका शेषफल 51। ठीक है, अब 102 में भाग दे दो 51 का, तो 51 दूना 102 होते हैं। शेषफल कितना आ गया आपका 0 आ गया, तो गुना किससे कर देंगे 2 से कर देंगे, प्लस आपका शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो लिखेंगे अंतिम शेषफल बराबर 0 और भागफल बराबर 2। अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51 है। बड़े आसानी से हमने पहला प्रश्न यहाँ पर पूरा कर लिया। अब देखो प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, आपका क्या लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ना। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखो
प्रश्न को पढ़कर उसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या लॉजिक लगाया जा सकता है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन है आपका 6। क्या है कॉमन? 6, 6 आपका कॉमन, और यही अपना एक लॉजिक सेट करेगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं आराम से। A = BQ + R, इसको तो आप अच्छे से पहचान गए होंगे क्या है ये। ठीक है, अब यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। माना A एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। जो किससे बड़ा है? 6 से बड़ा है। ठीक है, जो किससे बड़ा है? 6 से बड़ा है। पहचान लोगे, सवाल बहुत आसान है, देखो। ठीक है, अर्थात B क्या हो गया यहाँ पर? 6 हो गया। ठीक है, B क्या हो गया यहाँ पर? 6 हो गया। ये B हो गया आपका, ये G हो गया, ये प्लस ये आपका रिमाइंडर हो गया। ये एक विषम पूर्णांक है जो किससे होगा? इससे बड़ा होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा? अतः शेषफल। देखो एक एक चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक एक लाइन ऐसा का ऐसा आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा कैसे नोटबुक में लिखना है, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अतः शेषफल 6 से कम होगा। अतः शेषफल किससे कम होगा? 6 से कम होगा। शेषफल क्या होना चाहिए? 6 से कम होगा। जैसे 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है। ठीक है, एक पूर्णांक होगा, कोई विषम पूर्णांक होगा जो क्या होगा? B से बड़ा होगा, तो B A से छोटा होगा। ठीक है, और जो B है उससे छोटा क्या होता है? आपका R होता है। ठीक है, जो इसमें भाग देते हैं तो R जो शेषफल होता है, देखो 867, ठीक है, 255, ये आपका B है, तो शेषफल इससे कम आया है। ये B हो गया इससे। ठीक है, देखो वापिस देखो एक बार, 255 B है आपका, शेषफल इससे कम आया। अब B ये हो गया, शेषफल इससे भी कम आया। अब ये B हो गया, शेषफल इससे भी कम आया। तो जब आपका B कितना है? 6, तो शेषफल आएगा वो 6 से छोटा ही होगा। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब यूक्लिड विभाजन जो परिमेय है, ये मैंने आपको लिख दिए, पहले वापस लिख लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या परिमेय? A = BQ + R। ठीक है, अब चालू करते हैं, करना है स्टेप बाय स्टेप। तो केस नंबर फर्स्ट, केस होगा आपका पहला केस, मतलब पहला चरण लिख लो, पहला स्टेप फर्स्ट लिख लो, या केस पहला लिख लो, कोई बात नहीं है। यहाँ हमने माना कि R क्या आपका 0 माना। ठीक है, तो A = 6Q + R कितना आपका? 0। चूंकि Q कोई भी पूर्णांक हो, उसे 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है। एक एक लाइन में लिख रहा हूँ, देखो समझना आप आसानी से। Q कोई भी पूर्णांक हो, Q क्या हो? कोई पूर्णांक हो, ठीक है, उसे 6 से, ठीक है, गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है। क्योंकि B क्या है आपका? 6 है। B क्या है आपका? 6 है। अब Q हम कोई भी संख्या लेंगे, कोई भी संख्या ले लो आप, ठीक है, ठीक है, कोई भी संख्या लो, उसे गुणा करेंगे अपन 6 से। गुणा करने पर जो आंसर क्या आएगा? हमें सम ही आएगा। आंसर क्या आएगा? हमेशा सम ही आएगा।
तो अपन ने क्या लिया, 0 0 प्लस करेंगे तो वही 6Q आएगा। ठीक है, अब 6 से गुणा करने पर, जैसे 3 लिया हमने, 3 गुणा 6 किया, कितना आया आपका, 18 आया। 18 क्या एक सम संख्या है। हमने 5 लिया, 6 किया तो कितना आया, 30। 30 भी क्या एक सम संख्या है। और भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिया यहाँ पर 4 6, 4 6 की 24, ये भी क्या है, एक सम संख्या है। ये भी क्या है, एक सम संख्या है। जब b से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करे q वाली, ठीक है, तो q कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा आपका, सम आएगा। तो क्या हो गया आपका, ये सम संख्या। क्या हो गया आपका, ये सम संख्या हो गई। ठीक है, क्या हो गया आपकी, सम संख्या हो गई। ये हमने किया स्टेप फर्स्ट। ठीक है, अब हम अब करेंगे स्टेप सेकंड पे काम। देखो समझना, केस 2, केस 2। अब यहाँ हमने माना r, क्या माना हमने यहाँ पर 1 माना। अब क्या माना हमने, r यहाँ पर 1 मान लिया साहब। अब r आपका यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, तो a इक्वल टू 6Q प्लस 1। ठीक है, तो a बराबर 6Q प्लस 1 लिखी दिया मैंने, वापस कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर देखो आप, सम 6 क्या है, सम, और 1 क्या है यहाँ पर, एक विषम है। 6 क्या है यहाँ पर, एक सम है, और 1 क्या यहाँ पर, एक विषम संख्या है। और आपने पढ़ा होगा, हमेशा पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, जब चूंकि जब एक सम व एक विषम, एक सम व एक विषम संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो उत्तर विषम आता है। जब एक सम और एक विषम को जोड़ते हैं तो उत्तर क्या आता है, विषम ही आता है। अतः ये क्या होगा आपका, विषम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस 3 को लेके, केस 3 को लेके। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, पहला विषम हो गया आपका। क्या हो गया, पहला विषम हो गया, केस 3। अब हमने यहाँ r को क्या माना, हमने 2 मान लिया। देखो a इक्वल टू 6Q प्लस r कितना है आपका, 2। अब देखो ये भी सम, ये भी सम, ये भी क्या है, सम, और 2 भी क्या है आपका, सम। जब सम प्लस सम, जब कोई 2 संख्याएं सम आपस में जोड़ते हैं तो आंसर भी क्या आएगा आपका, सम ही आएगा। तो इसका क्या आएगा आपका, सम आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं केस 4 की। अब हमने r माना क्या आपका, 3 माना। ठीक है, r क्या माना हमने, 3 मान लिया। अब देखो a इक्वल टू 6Q प्लस r कितना है, 3। अब देखो यहाँ पर ये क्या है आपका, सम, और 3 क्या है आपका, विषम। कुछ देर पहले हमने बात की थी, कुछ देर पहले एक सम हो और एक विषम हो तो उत्तर क्या आएगा आपका, विषम ही आएगा। एक सम प्लस विषम बराबर विषम, तो ये क्या आएगा आपका, विषम ही आएगा। जब r 3 माना तो क्या हो गया, सेकंड वाला आ गया। ठीक है, हम एक एक चीज़ यहाँ पर सॉल्व करते चल रहे हैं। मैं आपको प्रश्न फिर दिखा दूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो, जब प्रश्न देख लो, जब r को 1 माना तो विषम आया, 3 मान रहे हैं तो क्या आया, विषम माना। ठीक है, अब हम केस 5 करके देखते हैं। केस 5,
अब r हमने यहाँ पर 4 रखा, तो a बराबर 6q प्लस 4, तो a बराबर 6, देखो q प्लस 4, ये क्या है सम, ये भी क्या है सम, तो सम प्लस सम बराबर सम, तो क्या आएगा आपके यहाँ पर सम आएगा। केस 6। तो अब फाइनल रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है। अतः समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 के रूप का होता है। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपके दोनों प्रश्न समझ में आएंगे। अब अगले प्रश्न हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।